बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 13 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 13 और वंडरवॉल फोर्सेस 10 पार्ट्स के अंदर तीनों टॉपिक कवर हो चुके। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी इसके अंदर हमने देख लिया है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम बुक के मुताबिक चलते हैं, जो भी बच्चे नए आने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ लें, बिल्कुल बुक के मुताबिक, क्योंकि आपके एंट्री टेस्ट वगैरह ये वो सब कुछ बनते हैं बुक के मुताबिक बनते हैं। तो सब कुछ बुक के मुताबिक चल रहा है। एक एक चीज़ जो बताई जा रही है वो बुक की चैप्टर्स की हेडिंग्स के मुताबिक हो रहा है। तो यहाँ पर पेज नंबर 110 के ऊपर आप देख लें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। ये टॉपिक अब हमारा शुरू हो गया है। इसके अंदर हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख सकते हैं। पेज नंबर 1, एवापोरेशन पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर, फिर ये दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर बॉइलिंग पॉइंट तीसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, इसको डिस्कस करेंगे पेज नंबर 112 पे। फिर पेज नंबर 113 पे विस्कोसिटी चौथी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, इसको डिस्कस करेंगे। और पेज नंबर 114 पे पांचवी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की, सरफेस टेंशन, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कैपिलरी एक्शन छठी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 6 फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की। स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स, और इसके अंदर कौन सा टॉपिक है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, इसका पार्ट 1। पार्ट 1 और इसके अंदर पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एवापोरेशन, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी इसी चैप्टर की, तो यूट्यूब के ऊपर ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स आ जाएंगे। जो भी पार्ट आपको देखना हो इस चैप्टर का, तो वो सारे लिंक्स मौजूद हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक। ठीक है, और अगर पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने के लिए इसकी स्क्रीन के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है का लोगो, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट, उसके ऊपर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 18-20 प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट नज़र नहीं आ रही तो आप इन एरोज़ को फॉलो करें, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, ये आपको बताएंगे कि मज़ीद प्लेलिस्ट हैं। तो ये 18-20 प्लेलिस्ट हैं टोटल, जिनमें से एक प्लेलिस्ट जो है वो 11th केमिस्ट्री की है। उसके अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोस बिल्कुल तरतीब से मौजूद हैं। हम बुक को फॉलो करते हैं और बुक के मुताबिक ही चलते हैं, आपको ये बात पता है। अच्छा, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा जो है वो अगर आपकी इंग्लिश की बेसिक्स वीक हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं, टेंसेस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम से। इसके अलावा अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और आपकी अगर केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। पिन पॉइंट टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स लेना चाहते हैं, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, इन सब की जो है वो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हुए हैं 1-1 मिनट के, टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे वो।
एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, वो भी बहुत सारे 500 से ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। तो टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा एक एक मिनट के अंदर, वो मौजूद है। पिछली वीडियोस की पिछले बुक्स जो हैं, ओल्ड बुक्स जो हैं, ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स और ओल्ड जो है वो फिज़िक्स, इसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। पिछली बुक्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें। चलें भाई शुरू करते हैं। ये नोट्स मैंने बनाए हैं तो अब इनको लेके चलते हैं। यहाँ पर एवापोरेशन क्या है। एवापोरेशन के अंदर आपको वैसे तो पता ही है कि एवापोरेशन क्या होता है। दो तरह से आप पानी को वाइपर्स में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। लिक्विड इनटू, पानी की बात नहीं करता अभी, लिक्विड इनटू वेपर। अब लिक्विड बहुत तरह के होते हैं लेकिन बड़ा कॉमन जो है पानी है, पानी की मिसाल लेते हैं तो लिक्विड इनटू वेपर। एक तो ये कि आप उसको हीट करें, हीट लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर को आप हीट करें तो क्या होगा, पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और बॉयल होते होते आप देखेंगे कि वो जो आपका बीकर जो है वो भरा हुआ था इतना, अब वो कम होते होते वो इतना हो जाएगा, फिर कम होते होते इतना हो जाएगा और फाइनली सारा पानी जो है वो गायब हो जाएगा इस बर्तन में से। तो वो गायब नहीं हुआ, वो एवापोरेट हो गया। तो एवापोरेट होना क्या है, कन्वर्ट होना, कन्वर्ट इनटू वेपर। आसान सी बात इसकी है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। तो वो जो पानी गायब हो गया इसके अंदर, वो क्या हुआ है कि लिक्विड वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, ठीक है। और वेपर्स कहाँ चले गए, आपके एनवायरनमेंट में बिखर गए इधर उधर, एयर के साथ वो वेपर्स मिक्स हो गए। दूसरा तरीका ये कि आप इसको कुछ भी ना करें, लीव अलोन, लीव अलोन, आप इस बर्तन को अकेला छोड़ दें, कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है। तो तब भी आप नोट करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन धीरे 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 आप नोट करेंगे कि ये पानी कम होता जा रहा है, ये पानी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हालांकि आपने कोई इसको बॉयल नहीं किया, तो ये पानी जो है वो कम जो हो रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्जन हो रही है। लिक्विड वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बग़ैर बॉयल हुए हुए, बग़ैर बॉयल हुए हुए। तो इसमें हो क्या रहा है, जिसमें आपका लिक्विड वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बग़ैर बॉयल हुए हुए, बग़ैर कोई छेड़छाड़ किए हुए, लीव अलोन, आपने उसको अकेला छोड़ दिया सिर्फ। तो इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड की सरफेस जो होती है, सरफेस ऑफ अ लिक्विड, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं वेपर्स बन के, बस ये होता है, ठीक है। इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अब सुन लीजिए, एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी, आसान डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड वाटर जो है वो वेपर्स में, या लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग के बगैर। आसान सी बात है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। तो एवापोरेशन कहाँ हो रही है, लीव अलोन, जहाँ पर आपने पानी को या लिक्विड को वैसे ही छोड़ दिया है, ख़ुद ब खुद उसके अंदर जो है वो कन्वर्जन हो रही है, उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के आपके एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे हैं, एयर में शामिल हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट इसका क्या है, व्हाट एवापोरेशन है क्या। मैं हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ आपको, जब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है तो आप बताइए सर ये मार्कर है। आपके लिए पहला ज़रूरी चीज़ जो है वो यही जानना है कि ये क्या है, इससे क्या होता है, ये किस कलर का है, ये इससे लिखते क्या है, ये बात के सवाल है, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर स्कैपिंग हो रही है। स्कैपिंग का मतलब होता है जान छुड़ा के भाग जाना, जान छुड़ा के भाग जाना, जान बचाना, भाग जाना। प्रोसेस ऑफ स्कैपिंग, प्रोसेस ऑफ
स्केपिंग मतलब भाग जाना, स्केपिंग ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के, ऑफ लिक्विड्स। तो आपसे कोई पूछता है एवापोरेशन क्या है भाई, आप बताएं, एक प्रोसेस है, पूछते हैं किस किस्म का प्रोसेस है, उसमें बताएं जिसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं लिक्विड्स के। नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर है हाउ। हाउ का मतलब होता है ये कैसे हो रहा है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप हो रहे हैं और एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे हैं। हाउ, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। हो रहा ये है कि बाय गेटिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग में से काइनेटिक एनर्जी को लेके कौन ले रहा है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स। सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको गेन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये गेन कर रहे हैं वैसे वैसे ये एनर्जेटिक हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। और जिस फोर्स ने इनको बांध के रखा हुआ है, अगर हम सपोज करें वाटर, ये H2O है, तो आपको पता है कि H2O के अंदर कौन सी फोर्स है जिसने H2O के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक होता चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनको मिलती चली जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मॉलिक्यूल्स इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे और वेपर्स की शक्ल इख्तियार करेंगे। अब ये जो निकल गए हैं मॉलिक्यूल्स, अब ये वेपर्स हैं। याद रहे, वेपर की एक और भी जहन में रखिएगा, आप समझ रहे होंगे कि सिंगल मॉलिक्यूल निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सिंगल मॉलिक्यूल वो नहीं होगा, बल्कि वो भी छोटा सा एक कलेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, 5 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपके पास हाउ का जवाब भी आ गया। कोई पूछता है भाई कैसे हो रहा है, अब ये काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या मौजूद है आपको पता है। सराउंडिंग के अंदर, आपकी सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में क्या है, एयर मौजूद है। एयर कभी गर्म है कभी ठंडी है। इसके अलावा आपके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर भी तो है। समझ में आ रही है ना बात। आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। और जो कुछ भी मौजूद है कलेक्टिवली उसका टेम्परेचर भी तो है। यानी कि वो आपकी सराउंडिंग जो है उस, वो गर्मी के दिन अगर हों तो आपका एनवायरनमेंट गर्म होगा, सर्दी के दिन हो तो आपका एनवायरनमेंट थोड़ा कम गर्म होगा। मैं ठंडे का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। कोल्डनेस इज़ नथिंग, ठंडक कोई चीज़ नहीं है, ठंडक होती ही नहीं है असल में, ठीक है। गर्मी के कम होने का दूसरा नाम हम ये देते हैं। तो मैं ये ठंडक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा गर्मी कम हो गई। दूसरा मतलब इसका यही है कि सर्दी बढ़ गई है। लेकिन ये बोलना कि गर्मी कम हो गई है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये, ताकि आप ये बात जहन में रखें कि गर्मी कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए वो ठंडक होगी, आपको सर्दी लग रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट में गर्मी ख़त्म हो गई। नहीं, गर्मी कम हो गई है, गर्मी अभी भी मौजूद है। अब ये गर्मी जो है जिसको हम हॉटनेस कह रहे हैं, ये गर्मी जो है, ये हॉटनेस जिसको हम कह रहे हैं, तो कोई भी बॉडी अगर हॉट कब होती है, हॉट जब होती है जब उसके पास हीट होती है, जब उसके पास हीट होती है। और हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल आसान सी डेफिनेशन जो हीट, लाइट, साउंड इनकी चल रही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो ये एनर्जी की ही किस्म है हीट। कौन सी एनर्जी की किस्म है ये? इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपने समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी जिसकी बात हो रही है, जो ये मॉलिक्यूल्स, सरफेस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो असल में क्या है, वो हीट एनर्जी ही है जो कि आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। स्लोली ये ले रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं और अपनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं और फाइनली अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अल्लाह हाफिज़ करके ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और अब ये कहलाते हैं क्या, वेपर्स। तो आपके पास हाउ का जवाब भी आ गया। हाउ? बाय गेटिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ये 3-4 किस्म के सवाल होते हैं ना, यही मेन होते हैं, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। क्या? हाउ, वाई, व्हेन, इनका जवाब उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। आप ज़रा लिक्विड्स की आपको टाइप्स भी समझनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर, इसको समझ लीजिएगा। रूम टेम्परेचर, जब भी ये बात की जाती है रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग, कोई कमरा जो कि कवर्ड हो, कवर्ड स्पेस। कवर्ड स्पेस आपके घर का हो, आपके कमरे का हो, बाथरूम का हो, आपके स्कूल का हो, कोई भी ऐसी जगह जो कि कवर्ड हो चारों तरफ से, हवा का अमल दखल तो हो लेकिन सही हो, नॉर्मल हो, तो ऐसा टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर कहलाता है। आप अपने घर से बाहर निकलें, बिल्डिंग से बाहर निकलें, आप ओपन एनवायरनमेंट में जब जाएंगे तो उस जगह को, ओपन एनवायरनमेंट को, आप वहाँ के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर, इसको आपने समझना है। आप रूम टेम्परेचर यानी कि आप लैब में मौजूद हैं, उसी लैब के अंदर आप पानी को फेंक दें और उसी रूम टेम्परेचर में, उसी रूम में, उसी लैब में आप एक साइड पर पेट्रोल जो होता है उसको फेंक दें, ज़मीन पर, फर्श पे डाल दें, तो रूम टेम्परेचर क्या करेगा वहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है, एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। दोनों लिक्विड्स हैं, जो आपने पेट्रोल फर्श पे डाला है और जो आपने पानी फर्श पे डाला है, दोनों लिक्विड है। लेकिन आप ये बात नोट करेंगे कि जो पेट्रोल है, ये हमारा डेली का ऑब्जर्वेशन है, पेट्रोल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ एवापोरेट होगा, बहुत तेज़ी के साथ एवापोरेट होगा, जबकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा एवापोरेट होने में। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पेट्रोल तेज़ी के साथ एवापोरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेट्रोल उड़ रहा है, ठीक है, और पानी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इसी से हमारे पास लिक्विड्स की दो कैटेगरी आ जाती है, एक तो वॉलेटाइल है, दूसरा नॉन वॉलेटाइल है। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर हमारे पास वॉलेटाइल की मैंने आपको बता दिया, तो ये पेट्रोल जो है ये वॉलेटाइल है। ऐसे सारे लिक्विड्स वॉलेटाइल कहलाते हैं जिनका एवापोरेशन रेट रूम टेम्परेचर पे बहुत हाई होता है, जो आम लफ्ज़ों में उड़ जाते हैं, ठीक है, जो आम लफ्ज़ों में उड़ जाते हैं। अब इसमें ज़रा आप वॉलेटाइल को देख लें, इसकी तफसील वॉलेटाइल लिक्विड्स की बुलेट्स या पॉइंट्स आप देख लें। हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर, हर लिक्विड के पास प्रेशर होता है उसका अपना, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। लिक्विड्स ऑन वेपर्स प्रेशर, वेपर्स प्रेशर। कोई भी लिक्विड जो अपने वेपर बनाएगा ना, तो वो वेपर्स जो हैं, जो प्रेशर लगाएंगे, ठीक है,
उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। दोबारा सुन लीजिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी लिक्विड अपना वेपर बनाएगा, पानी है या पेट्रोल है, वो जो वेपर बनाएगा वो वेपर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा अपनी सराउंडिंग में, चाहे उसकी सराउंडिंग में मॉलिक्यूल हो या उसकी सराउंडिंग के अंदर जब वो वेपर हवा में चला जाएगा तो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ वो उनके ऊपर प्रेशर लगाता है, या कंटेनर की दीवार के ऊपर प्रेशर लगाता है। कहीं भी वो वेपर जो प्रेशर लगाता है उस लिक्विड का, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इस पे आगे बात तफसील से होगी, ठीक है। तो पानी है और पेट्रोल है। अब क्या दोनों के वेपर सेम है? नहीं, दोनों के वेपर्स अलग हैं। पेट्रोल का वेपर जो है वो अलग होगा, पानी का वेपर अलग होगा। तो अलग होगा तो यकीनन पेट्रोल का वेपर जो प्रेशर लगाएगा वो भी अलग होगा, उसकी ताकत भी अलग होगी। और जो पानी का वेपर है वो जो प्रेशर लगाएगा उसकी ताकत भी अलग होगी। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स जो हैं जिनमें पेट्रोल हमारे पास आता है, ठीक है, तो वो वॉलेटाइल क्यों है? आपसे कोई पूछता है वाई, तो आप बताएं भाई वो वॉलेटाइल इसलिए हैं, वो रूम टेम्परेचर पर इसलिए उड़ जाते हैं जैसे कि पेट्रोल है। तो उसकी वजह यह है कि पेट्रोल के वेपर्स जो हैं उनका प्रेशर बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो हाई वेपर प्रेशर है इनका, ठीक है भाई। एवापोरेट, इसका नतीजा क्या निकलेगा? एवापोरेट रेडिली मतलब तेज़ी से, रेडिली मतलब तेज़ी से। तो तेज़ी के साथ ये एवापोरेट होंगे। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हैं? तीन एग्जाम्पल हैं। इथेनॉल, इसी इथेनॉल को हम स्प्रिट कहते हैं। ये हॉस्पिटल्स में होती हैं, ठीक है। ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए, स्प्रिट लगाया जाता है पहले, फिर दवा लगाई जाती है, क्योंकि इथेनॉल स्प्रिट वगैरह जो है ये जर्म्स को किल कर देता है। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इसका हाई वेपर प्रेशर होता है, इसीलिए ये भी क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। एसीटोन इसी तरह का लिक्विड है। एसीटोन, इसका भी वेपर प्रेशर बहुत हाई है, ये भी वॉलेटाइल है। और गैसोलीन जो है वो, इसको हम आम सादा लफ्ज़ों में पेट्रोल कहते हैं। ये पेट्रोल है ना, इसका एक्चुअल नाम जो है वो गैसोलीन है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स को ज़रा आप देख लें। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? अब नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स लिक्विड वॉलेटाइल्स के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। आसान सी बात इसके अंदर ये है, लो वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर लो होगा। जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे जैसे कि पानी है, मोबिल ऑयल है। डोंट एवापोरेट रेडिली, तेज़ी के साथ ये एवापोरेट नहीं होते, ठीक है। रेडिली का एग्जैक्ट उर्दू मतलब है आसानी से, तो आसानी से ये एवापोरेट नहीं होते। इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास मोबिल ऑयल है। मोबिल ऑयल वो ऑयल जो कि आप अपनी बाइक्स में डालते हैं या कारों में आप ऑयल डालते हैं, उसको मोबिल ऑयल कहते हैं। और दूसरी मिसाल हमारे पास मर्क्यूरी है, द ओनली लिक्विड मेटल मर्क्यूरी, ठीक है, जो थर्मोमीटर्स में होता है सिल्वर कलर का मर्क्यूरी, वो। तो ये वॉलेटाइल हैं, ठीक है। अच्छा, आगे फिर अब ज़रा एवापोरेशन के हवाले से कुछ और की पॉइंट्स आप नोट कर लें।
ये एवापोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। थर्मिक वर्ड निकला है थर्म से, थर्म का मतलब है हीट, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट अंदर से निकल के बाहर जा रही है। टू द पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट ले लें। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर से हीट अंदर से निकल के बाहर जा रही है। हीट इज गिविंग आउट, ठीक है, हीट इज गिविंग आउट। तो अगर मैं कहता हूँ और इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप चाय पीते हैं, ठीक है, तो जैसे ही चाय आती है आप क्या पीना शुरू कर देते हैं, गरम गरम चाय। आप ऐसा नहीं करते हैं ना, बहुत कम ही लोग दुनिया में ऐसे हैं जो गरम चाय आती ही पी लेते हैं, ठीक है। वरना मोस्टली चाय आती है गरम गरम तो वेट करते हैं ताकि क्या हो जाए, ये थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। क्यों, हीट इज़ गिविंग आउट, हीट इसमें से निकल रही है। जब हीट इसमें से निकलेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, कूल। ये चाय ठंडी होगी, बात समझ में आ गई। तो हीट ही तो चीज़ों को गर्म कर रही है। अगर हीट बाहर निकल जाएगी तो उसके नतीजा क्या निकलेगा, जिस चीज़ में से हीट निकल गई वो चीज़ क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो एवापोरेशन जो है वो मैं कह रहा हूँ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें से हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो जहाँ भी क्या होगा, एवापोरेशन का प्रोसेस होगा, वहाँ से हीट निकलेगी। क्योंकि क्या होता है, जो वेपर्स एवापोरेशन में जा रहे होते हैं निकल के, वो हीट को ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या बात मैं बता रहा हूँ, कूलिंग बाय रिड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। कूलिंग, चीज़ों को ठंडा किया जा रहा है, कूलिंग बाय रिड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। कूलिंग बाय रिड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। अब ज़रा आप एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर आप मुझसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, करेंगे। अगर आप वाकई समझने वाले हैं तो आप बोलेंगे सर ये क्या। अब यहाँ पर देखिए, एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, हीट इज़ गिविंग आउट, हीट बाहर निकल रही है। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, चीज़ें ठंडी हो रही हैं। और चीज़ें जब ठंडी हो रही हैं, जब रिड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अब आप सोचेंगे कि यार एवापोरेशन में अभी सर ने बताया है अभी अभी कि जो बीकर है उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। और एनर्जेटिक होने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उससे मुकाबला कर सकते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने जिसने इनको बांध रखा होता है, अब ये इतने ताकतवर हो जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये लिक्विड से निकल जाते हैं और वेपर बन जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर तो सर कह रहे हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है एवापोरेशन का, जिसमें से हीट जो है वो निकल रही है और इससे क्या रिजल्ट बन रहा है, कूलिंग हो रही है बाय रिड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। कूल हो रही हैं चीज़ें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, चीज़ें ठंडी हो रही हैं, तो एवापोरेशन के अंदर बात अजीब सी हो गई। अब बच्चों का जहन उलझ गया होगा कुछ का, थोड़ा सा बैक करके मेरी बात को सुने, पॉइंट्स नोट्स लें। ये जो आप एंट्री टेस्ट के अंदर रह जाते हैं ना, वजह क्या होती है, आप ध्यान से उसको समझते नहीं है कि यार ये बोल क्या रहा है। थोरो ग्रिप नहीं होती चीज़ के ऊपर। ये अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या जवाब होगा आपके पास, कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि एवापोरेशन के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और वेपर बन रहे हैं।
दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि एवापोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसके अंदर से हीट जो है वो निकलती है, जिसके नतीजे में ठंडक होती है, और उसके पीछे वजह क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। अजीब बात है, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। भाई आप ज़रा समझ तो लीजिए, किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। हर मॉलिक्यूल जो है, ज़हन नशीन कर लीजिए ये बात, हर मॉलिक्यूल कोई सा भी हो, चाहे सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, गैस का मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसकी अभी हमेशा एक करंट काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक हीट से है। बताया ना मैंने, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक हीट एनर्जी से है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो समझ जाइए आसान लफ्ज़ों में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो मतलब दूसरी बात ये वो बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी करंट काइनेटिक एनर्जी भी है, करंट काइनेटिक एनर्जी भी है। क्या कहा मैंने, करंट काइनेटिक एनर्जी। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इन सब के पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि सर यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी, करंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो वीक है या लेस है, कम है, लेस है, कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन सारे मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, करंट काइनेटिक एनर्जी इनकी, लेकिन क्या है, वीक है, कमज़ोर है, लेस है, कम है। किसके मुकाबले में, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का अगर सम अप किया जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो पूरी चीज़ है, तो हम इसकी असल में किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी हॉटनेस की बात कर रहे हैं, इसकी गर्मी की बात कर रहे हैं, इसकी हॉटनेस की बात कर रहे हैं, इसकी गर्मी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब चलते हैं, तो बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और ये वेपर बन रहे हैं, इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब इनकी करंट काइनेटिक एनर्जी भी थी ना, इनकी करंट काइनेटिक एनर्जी भी थी। इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी करंट काइनेटिक एनर्जी थी, सबकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो सारे मॉलिक्यूल्स की सारी काइनेटिक एनर्जी का अगर सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, हॉटनेस, गर्मी। हम इस बॉडी को ओवरऑल कहेंगे कि ये बॉडी ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है। इनडायरेक्ट वे में हम उस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात। हम कहते हैं कि ये बॉडी, ये पानी ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, तो इनडायरेक्ट वे में हम क्या बात कर रहे होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की टोटल करंट काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी करंट होगी ना, उसमें फिर इजाफा होगा, और फाइनली इतना इजाफा हो जाएगा इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ओवरऑल रिज़ल्ट क्या निकलेगा, सारे मॉलिक्यूल्स का, ये वेपर जब निकल जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, लेस काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ओवरऑल रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ऑल मॉलिक्यूल्स का, सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस। और अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, कम होगी ना भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल निकल गए वेपर बन के। तो मॉलिक्यूल जब निकल गए वेपर बन के, तो अपने साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी भी ले गए।
जो भी उनकी करंट काइनेटिक एनर्जी थी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा थी। अब जब वो निकल गए यहाँ से, तो फिर वो निकल गए तो फिर क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी अपने हिस्से की भी, अपनी करंट काइनेटिक एनर्जी भी ले गए। इसका फ़र्क ओवरऑल क्या पड़ा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल ही चले गए। और इसका ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर क्या निकलेगा, कोल्डनेस। कोल्डनेस कि ये जो है वो चीज़ क्या हो जाएगी, ये ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल में कमी हो गई, मतलब हॉटनेस में कमी हो गई। और हॉटनेस में कमी का दूसरा नाम क्या है, ठंडक। तो इसके पीछे वजह क्या बना, इसके पीछे वजह बनी एवापोरेशन। तो एवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, एवापोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन जो है वो क्या कर रहा है, या इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या कर रहा है, हीट इज़ गिविंग आउट, जिसमें से हीट निकल रही है वेपर्स के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, और इससे क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। कूलिंग बाय रिड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। आप ये जो मॉलिक्यूल्स को वेपर बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, कूलिंग, ठंडक, ठंडक है। ठीक है भाई। तो ये बड़े क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान थोड़ी है, टेस्ट क्वालिफाई करना आसान थोड़ी है भाई। आपको बिल्कुल जो है ना कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी स्टूडेंट का, एक एवरेज स्टूडेंट का तो हमारे चैनल पे काम ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाज है, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाज है, शॉर्टकट में मसले हल करना चाहता है, उसका इस चैनल पे काम नहीं है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर लिख लें, वेपर्स टेक अवे हीट। क्या हो रहा है यहाँ पर, वेपर्स टेक अवे हीट, वेपर्स जो हैं वो हीट यहाँ से ले जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स इंक्रीजेस, वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस, बाकी बच जाने वाले लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब अगला टॉपिक इसी के अंदर क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन, एवापोरेशन की जो रफ्तार है, रेट वर्ड वैसे रेशो से निकलता है। ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स, ये जो रफ्तार है एवापोरेशन की, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नोट कर लीजिए। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर रेट ऑफ एवापोरेशन, लार्जर रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स लेस एवापोरेशन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की, स्ट्रॉन्ग फोर्स लेस एवापोरेशन, स्ट्रॉन्ग फोर्स लेस एवापोरेशन, लेस एवापोरेशन, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एवापोरेशन लेस होगी, कम होगी। वीक फोर्स मोर एवापोरेशन, और अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, अगर ये वीक है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वीक फोर्स मतलब
मोर एवापोरेशन। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कोई है? हाँ एग्जाम्पल है बिल्कुल। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन के अंदर मोर एवापोरेशन ज़्यादा होती है, तो समझ जाइए कि वहाँ उस एसीटोन के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। ठीक है, और वाटर की अगर हम बात करें, वाटर के अंदर जो है वो लेस कम होती है एवापोरेशन एज कंपेयर टू एसीटोन। उसकी वजह क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, टेम्परेचर, बता दूँ? तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया। तीसरी चीज़ जो इसकी वजह से एवापोरेशन के रेट पे फ़र्क पड़ता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस एवापोरेशन। ये टेम्परेचर कौन सा है, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, आपके माहौल का जो टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, अगर इसमें इजाफा हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर, अगर इसमें इजाफा हो जाएगा, इंक्रीजेस एवापोरेशन, तो आपकी एवापोरेशन जो है वो इंक्रीजेस एवापोरेशन, तो आपकी एवापोरेशन जो है वो उसमें भी इजाफा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास गीले कपड़े होते हैं, वेट क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स। आप देखें धूप बहुत तेज़ निकली हुई होती है तो बहुत ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट हॉट होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आपके गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना। तो गीले कपड़े जो सूख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके गीले कपड़ों के अंदर जो पानी है उसमें एवापोरेशन का रेट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया भाई? क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। क्या ऐसा हो गया एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में, क्यों ज़्यादा हो गया? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि एनवायरनमेंट में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स और दूसरी चीज़ों की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। वही काइनेटिक एनर्जी आगे आ रही है उस लिक्विड के पास और उसको ज़्यादा एवापोरेट कर रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड पार्ट 1 एवापोरेशन कर चुके। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।